अस्सलामुअलैकुम वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खावर। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, जिसमें शफाफियत और एहतसाब के नारे हमेशा से ही अवामी तवज्जो का मरकज़ रहे हैं। लेकिन गुज़श्ता रोज़ हम सब ने देखा कि 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले में ताख़ीर ने अब एक नई बहस को जन्म दिया है। और ये केस बानी PTI की हुकूमत के दौरान बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी NCA से तय पाया था, जिसके तहत पाकिस्तान को रकम वापस मिली थी। ताहम इस केस के कई पहलू अभी तक अवाम के लिए धुंधले हैं और इस ताख़ीर ने अवामी और सियासी हलकों में यह सवाल पैदा कर दिया है, क्या यह किसी मुमकिन डील या मफाहमत का नतीजा तो नहीं है। बानी PTI ने अपनी सियासत का आगाज़ करप्शन के खिलाफ जद्दोजहद से किया और हमेशा से ही वो डील और NRO जैसे इक़दाम की सख्त मुखालफत करते हुए भी दिखाई दिए। लेकिन हालिया दिनों में उन्हीं पर यह इल्ज़ाम भी किया जा रहा है कि वो अपनी रिहाई के लिए किसी डील की तलाश में है। इस पस मंज़र में 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला ना आना यह सियासी मुखालिफिन के लिए एक नया बयानिया तैयार करने का सबब बना है। बानी PTI की हुकूमत पर इस मामले पर शफाफियत के फुकदान के इल्ज़ामात ने इस तासुर को भी मज़ीद तक़वियत दी है कि इस केस की ताख़ीर मफाहमती सियासत का हिस्सा हो सकती है। तहरीक इंसाफ, जो इस वक्त शदीद दबाव का शिकार भी है, पार्टी के कई ऐसे रहनुमा भी हैं जो जेल में या फिर मुकदमात का सामना कर रहे हैं, और बानी PTI की जो रिहाई है वो पार्टी की अव्वलीन तरजीह बन चुकी है। इस सूरत हाल में बानी PTI के बयानिए और मौजूदा हिकमत अमली के दरमियान एक वाज़ेह तज़ाद भी दिखाई दे रहा है। क्या बानी PTI अपनी रिहाई के लिए माजी के उसूली मौक़िफ़ से पीछे हटने पर मजबूर हो चुके हैं? क्या ये सियासी हकीकत पसंदी है या फिर वक्ती ज़रूरत है? ये केस इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे न सिर्फ पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम बल्कि सियासतदानों की शफाफियत और एहतसाब पर भी सवालात उठते हैं। अगर इस मामले में वाकई को डील या मफाहमत हुई है तो ये अवामी एतमाद के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। इसी तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए मैं ज्वाइन करे हैं इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। बानी PTI ने जिस तरह से हमेशा NRO डील के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया, आप इस वक्त क्या समझते हैं? 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 3 बार इस वक्त मौखर हो चुका है। ये इन तमाम इल्ज़ामात को क्या तक़वियत देता है कि बानी PTI अपनी रिहाई के लिए किसी डील की तलाश में है, या जो मुज़ाकराती अमल भी है वहाँ पर भी कोई बैकडोर बातचीत चल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवर साहब, इसके 2 पहलू हैं। कल जो एक्ट हुआ है, तीसरी दफ़ा डेट आगे पोस्टपोन की जज ने, एक उसके हवाले से मार्केट के अंदर जो नैरेटिव लॉन्च हुआ है वो ये है कि बानी तहरीक इंसाफ अपनी बेगम बुशरा बीबी के ज़रिए से डील करने की कोशिश कर रहे हैं, और बुशरा बीबी मिन्नतें तरले कर रही है एस्टेब्लिशमेंट की कि मुझे मौका दो, मैं अपने मियाँ को इस बात पे राज़ी करूँगी कि वो जो टर्म्स एंड कंडीशन एस्टेब्लिशमेंट चाहती है उसमें रियासत से माफ़ी, अफवाज पाकिस्तान से माफ़ी, शहदाए अफवाज पाकिस्तान से माफ़ी, शहदाए अफवाज पाकिस्तान की फैमिली से माफ़ी, पूरी कौम से माफ़ी कि मैंने 3.25 साल गलत कदम उठाया और नॉन इंटेंशनली किया या इंटेंशनली किया, इज्तिहादी किया या अरादतन किया। एक तो उसके ऊपर राजी करने के लिए वो कमिटमेंट करके वो रिहा हुई थी, और इस काम के लिए उन्होंने सबसे पहले बानी तहरीक इंसाफ को मजीद शिकंजे में कस के 9 मई टू 26 नवंबर बर्पा करवाया था, और उसके जरिए से पूरी PTI को और बानी तहरीक इंसाफ को बिल्कुल नक्को नक करवा के अब वो कोशिश कर रही है कि उनको राजी करें। अब बानी तहरीक इंसाफ अंदर से बिल्कुल नक्को नक है और राजी है कि NRO लो, तहरीर लिख के दो, रिटर्न लो, जैसे लो, लेकिन वो इस बात से थोड़ा सा बैकआउट कर रहे हैं कि मैं कोई वीडियो बना के जनाब को माफ़ी का ऐलान करूं। एक तो जनाब ये बयानिया है कि उसके लिए एक आखिरी जनाब उन्होंने अटेम्प्ट के लिए बानी बुशरा बीबी ने जनाब ये एक बारी ली है कि मुझे मौका दें एक और। तो एक तो ये बयानिया चल रहा है कल के हवाले से। दूसरा बयानिया ये है कि बानी तहरीक इंसाफ ने कल डर के मारे, खौफ के मारे और बुज़दिली के साथ, जब उसने देखा कि हर हाल में मुझे 10 से 14 साल की सजा हो जाएगी, तो वो जो एक जिद्दी बच्चा, जो एक इंतहाई शरारती बच्चा और एक इंतहाई क्रिमिनल किस्म का बच्चा जब हद से ज्यादा जनाब शैतानियां करता है, तो उसका उस्ताद या उसके माँ बाप जब उसको मारने के लिए, उसको पकड़ने के लिए जाते हैं, तो वो कभी किसी जनाब चारपाई का पाया पकड़ लेगा, कभी कोई दीवार पकड़ लेगा, कभी जमीन के घसीटेगा कि नहीं मैंने नहीं जाना, बाहर नहीं आना, आप मारेंगे मुझे। बिल्कुल इसी तरह वो जेल के अंदर अपनी बैरक में बैठ के उन्होंने जिद लगाई थी कि मैंने नहीं जाना अदालत के सामने जाना, और एक बुज़दिली का और एक खौफ का माहौल बना हुआ था। एक तो ये बयानिया है।
अब दोनों बयानियों में जो इस वक्त स्कूल ऑफ थॉट चल रहे हैं, इसके ऊपर लोग तबसरा कर रहे हैं, दोनों सूरतों में मैं समझता हूं कि 190 मिलियन पाउंड के केस में 290 मिलियन लानते और 290 मिलियन। जी जी चौहान साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? फैजल हसन चौहान से एक बार फिर से रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। और बकौल उनके इस तरह से हुआ है कि जैसे बानी पीटीआई जो है वो जेल से फिर अदालत में हाजिरी से उन्होंने मना कर दिया है। कल जो फैसला सामने आया और 3 बार हमने देखा कि अभी तक ये फैसला मौखर हो चुका है 190 मिलियन पाउंड के हवाले से, और बहुत से हलकों की जानिब से ही कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई भी एनआरओ या डील की तरफ जा रहे हैं। अब देखना यह है कि इसके नज़दीक इस ताख़ीर की जो असल वजह है वो कानूनी पेचीदगियाँ रही हैं या फिर इसके पीछे कुछ सियासी मसलहत कार फरमा है। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा हिकमत अमली हम देख रहे हैं, उसमें बानी पीटीआई की जो रिहाई है यकीनी तौर पर वो इसमें अव्वलीन तरजीह है, लेकिन उसके साथ साथ जो अवाम के हकीकी मसाइल हैं उनको देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात के अंदर जो उनके अंदरूनी इख्तलाफात हैं या मौजूदा सियासी दबाव है वो भी हमें काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से चौहान साहब भी ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बानी पीटीआई को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, लेकिन कल का जो फैसला मौखर हुआ उसके बाद जो सियासी मुखालफीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको भी बयानिया बनाने का मौका ज़रूर इस वक्त मिल चुका है कि कहीं ना कहीं डील की बात हो रही है या एनआरओ के हवाले से बात की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की जानिब से जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मीडिया टॉक उन्होंने की, उस वक्त वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड दिखाई दिए कि आज इस केस का फैसला आना लाजिम था। उनके नज़दीक कल बानी पीटीआई की जो रिहाई थी वो हर हाल में हो जानी थी। चौहान साहब एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। चौहान साहब, इसका मतलब कि आपके नज़दीक इस ताख़ीर की जो असल वजह है वो कोई कानूनी पेचीदगी नहीं है, इसके पीछे कोई और ही सियासी मसलहत भी कार फरमा है, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि बानी पीटीआई ने फिर अदालत में हाजिरी से इनकार कर दिया? देखिए, जज ने बड़े विजिलेंट तरीके से कल फैसला किया, क्योंकि उसे पता था कि ये जो सियासी फितरा खवारिज का टोला है, इनके साथ इंटरनेशनल लेवल पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के मालकान से लेके और पूरी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है। इन्होंने, अगर मैंने इस सूरत पे फैसला सुना दिया इनकी गैर मौजूदगी में, तो इन्होंने जनाब घुंघरू पहन के अपने पाँव में सारी जनाब दुनिया में ऐसे नाचना है, ऐसे गंदा नाच नाचना है कि ये फैसला कि जिसमें ये हकीकी मुजरिम है उसमें ये हीरो बन के जनाब अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे पेश करेंगे। उसने कहा चलो यार इनको मौका देते हैं, एक मौका और दे देते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के जो कवानीन है सीआरपीसी की आर्टिकल 371 और 366, उसके तहत जज को राइट हासिल था कि वो नहीं भी पेश हुए थे तो उनके खिलाफ जनाब जुर्म का ऐलान और सजा का ऐलान कर सकते थे। लेकिन जज ने हिकमत अमली के तहत और ठीक हिकमत अमली के तहत फैसला नहीं दिया कि अगर इन्होंने दोनों ने जिद लगाई, बुशरा बीबी जेल आके बैठ गई जनाब और उसने अदालत के कमरे में आने से इनकार कर दिया, और जनाब आपका बानी तहरीक इंसाफ डट के खड़ा है कप्तान के मज़दाक, डर के मारे, बुजली के मारे कमरे से नहीं निकला, तो दोनों सूरतों में उसने कहा चलो यार एक मौका और दे देते हैं। उसने 17 तारीख दे दी। मुझे लगता इस तरह है कि जिस तारीख को डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठाना है, उसी तारीख को पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो 14 साल की सजा सुनाएगी। यानी कि आपके मुताबिक आप ये कह रहे हैं कि 17 तारीख को बरोज जुमा जब ये फैसला आना है तो सजा ही सुनाई जाएगी? मुझे लगता है कि ये 20 तक जाएगा। 20 को जब वो हलफ उठा रहा होगा, जिसके पीछे इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर टेम्पो बनाया हुआ है, इस तहरीक फसाद फिल अर्ज और इस सियासी फितरा खवारिज ने, कि अब्बा जी आएंगे और हमारी जान छुड़ाएंगे, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। मेरे अब्बू ने ली एक बीमा पॉलिसी, वो एक इश्तिहार चला करता था आज से 35 साल पहले जी। तो इन्होंने वही इश्तिहार आया हुआ था सोशल मीडिया पे कि अब्बू आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो पाकिस्तान की रियासत इनके अब्बू के आने के ऊपर जब वो हलफ उठा रहा होगा, उधर हलफ उठ रहा होगा, इधर सजा का ऐलान हो रहा होगा और मैसेज दिया जा रहा होगा कि चल देख ले, जिस अमेरिका और जिस डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तुम आसरा करके बैठे थे उसी दिन तुम्हें सजा हो रही है। मुझे तो ऐसे महसूस होता है।
ठीक है, लेकिन चौहान साहब आप किस तरह से देखते हैं अब इस तमाम तर बयानी की मुखालफत सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही करती रही है कि पाकिस्तान के जो फैसले हैं वो पाकिस्तान के अंदर रहकर ही होने चाहिए, लेकिन जैसे साइफर के हवाले से अगर हम बात कर लें कि जी वहाँ से यहाँ इस तरह की बातें की गई हैं, हुकूमत को ख़त्म कराया गया है, अदम एतमाद की तहरीक इसलिए आई है, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब हम बयानियाँ देखते हैं तो उनकी नज़रें अमेरिका की तरफ ही हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ ही हैं। मैंने अनवार साहब 17 साल इस पार्टी में गुजारे हैं। आपको मैं सच्ची बात बताऊं, बानी तहरीक इंसाफ की जिंदगी के अंदर, उसकी ज़ात के अंदर, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर ना तो कोई इंसाफ है, ना कोई कैपेबिलिटी है, ना कोई कैपेसिटी है। हम तो एक सियासी मजबूरी और एक सियासी हद तक जनाब सारी चीज़ें चलाई रखते थे, वरना 100% तजादात, मुनाफकत, दो नंबरी, चक्करबाजी, फ्रॉड, फ्रेब के ऊपर मबनी शख्सियत भी है और पूरी की पूरी आपकी पार्टी का माहौल है। आप कहते हैं अमेरिका के खिलाफ, कौन सा अमेरिका के खिलाफ? आपकी आधी कैबिनेट तो जनाब अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर थी। मैं नाम गिनवा देता हूं जनाब, जिसके नाम आपकी आधी कैबिनेट, आपके जितने जनाब काम होते थे सारे के सारे अमेरिका और यूरोप की मर्जी और मंशा के मुताबिक होते थे। आप अमेरिका के खिलाफ रत्ती बराबर भी आप कोई बात नहीं करने देते थे मीटिंग के अंदर। और जब आपने अमेरिका के खिलाफ बयानिया बनाया, मैं वाहिद बंदा हूं जो पिछले 1.5 साल से ये बात कह रहा हूं कि ये साइफर का ड्रामा अमेरिकन डीप स्टेट की मर्जी से, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से, बानी तहरीक इंसाफ और आपकी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट दोनों ने मिलकर विल और विश के साथ बनाया था कि जिस बानी तहरीक इंसाफ को 35 साल उन्होंने पाला और पोसा था, वो धड़म करके उसकी पॉपुलैरिटी पाकिस्तान के अंदर 2020 और 21 में गिर गई थी। उन्होंने अपना मोहरा बरकरार रखने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया था। और ये अमेरिका के खिलाफ साइफर लहराने के 1.5 महीने बाद ही हमें मीटिंग्स के अंदर ये अमेरिका के खिलाफ बात करने से मना कर दिया जाता था। तो ये सारा ड्रामा है, ये सारे मुनाफिकत के ऊपर मबनी तहरीक थी। तहरीक का बुनियादी एजेंडा था पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज करने के लिए पाकिस्तान की फौज को काम करना और फौज और आवाम के दरमियान तजाद पैदा करना, जिसमें ये 50% हुए। और ये आलमी एजेंडा था, ये आलमी सहूनी ताकतों का। तो ये आप ना कहें कि उनका पहले था, वो पहले दिन से अमेरिका का बंदा है, वो पहले दिन से इजराइल का बंदा है, वो पहले दिन से आलमी एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, वो पहले दिन से बरतानिया का बंदा है। वो पागल के बच्चे हैं कि जो इसके ऊपर जनाब अरबों डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन चौहान साहब, जिस तरह से आप भी ये कह रहे हैं, 17 साल आप इस जमात में रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के बड़े क्लोज आप रहे हैं। जब हम 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से बात करते हैं, फैसल वावडा भी आज ये कह रहे हैं कि मैंने भी मना किया था कि इस पर दस्तखत ना करें, लेकिन उस वक्त मेरी बात नहीं मानी गई। आपने मना नहीं किया था? सर बात यह, मैं इतने करीब नहीं रहा कभी भी। वो जो सरमायादार लोग होते हैं वो ज्यादा करीब होते हैं बानी तहरीक इंसाफ के। और फैसल वाडा साहब सरमायादार आदमी है, वो वफाक के अंदर बैठते भी थे, वो तो करीब थे, उन्होंने समझाया। हमने बाकी चीजों में बड़ा समझाया ना। मैंने तो फौज और ISI और एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई झगड़े के हवाले से मैंने इनको समझाने की कोशिश की, लेकिन इनको तो एक एजेंडा मिला हुआ था आलमी सतह पे, गोल्डस्मिथ की तरफ से, रॉथशाइल्ड की तरफ से, इजराइल की तरफ से। वो तो उस एजेंडे पे आए थे। एजेंडा बुनियादी तौर पे 3 थे बानी तहरीक इंसाफ के। एक पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज करवाना, एक कश्मीर का सौदा करना, और एक पाकिस्तान के अंदर से खत्म नबूवत और नामूस रसालत के कवानीन खत्म करके पाकिस्तान को एक इंतहाई लिबरल मुल्क बनाना। ये 3 एजेंडे थे। एक एजेंडा पूरा किया, उन्होंने कश्मीर भेज दिया। दूसरे की तरफ वो इंटरव्यूज दे के, मैंने कई इंटरव्यू सुने हैं जिसमें उन्होंने कहा जी अगर तो कश्मीर का मसला सॉर्ट आउट हो जाए तो फिर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए, और मैं न्यूक्लियर वेपन्स का मुखालिफ हूँ, और 70-80 अरब डॉलर में अगर डील हो जाए न्यूक्लियर्स की तो कोई इतना महंगा सौदा नहीं है। ये सारी चीजें पूरी कौम ने सुनी है, सोशल मीडिया पे वो क्लिप मौजूद है। तो अब मैं ये समझता हूं कि बानी तहरीक इंसाफ ने उम्मीद लगाई हुई है डोनाल्ड ट्रंप पे, लेकिन उनकी गलतफहमी है कि वो उस दुनिया में सिर्फ वही रहते हैं। उनकी गलतफहमी है कि सिर्फ दाना गंदम का वही खाते हैं। भाईजान, आपकी एस्टेब्लिशमेंट और रियासत ने पहले ही, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जिस दिन जनाब इलेक्शन का रिजल्ट आया है डोनाल्ड ट्रंप का, उसी दिन सऊदी एस्टेब्लिशमेंट के जरिए से डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी इंतजामिया ने अमेरिकन इंतजामिया से मामला तय कर लिए हैं। अब पिछले 20-25 दिन से वो तमाम नई आने वाली अमेरिकन इंतजामिया के जो 2-3 मेंबर्स नामजद हो चुके थे, उनकी तरफ से कोई रिचर्ड गर्नैल और तुलसी गैबर्ड और इस तरह के बाकी जो लोग हैं, उनके ट्वीट और उनके हमायत में बयान नहीं आ रहे, क्योंकि उनको समझा दिया गया है। और अमेरिकन डीप स्टेट ने भी इनको, ठीक है। अच्छा, आपके ख्याल में आप किस तरह से समझते हैं, अगर 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला PTI के हक में नहीं आता तो फिर इसके जो सियासी असरात हैं वो क्या होंगे? एक बार फिर से हम देखेंगे कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाएगा।
और नहीं कोई मार्च मूर्च नहीं जी जनाब। 26 नवंबर को इनकी मिख निकलवा के रख दी है बानी जनाब बुशरा बीबी ने। बुशरा बीबी डील करके बाहर आई थी। उसने कहा मुझे पहले इसको सही पट्टा डलवाने दे, इसको सही संगल डालने दे, इसको जंजीर बांधने दें। 9 मई की जंजीरें थोड़ी सी ढीली हो गई थी फैज हमीद नेटवर्क की वजह से, तो इन्होंने कहा चलो नई जंजीरें पहनाओ। वो 26 मई तो किसी काबिल नहीं छोड़ा इसने पूरी पार्टी को। ऐसे सवीर पर्चे, ऐसी मारा मारी, निकलने वाली कहानी नहीं है। आखिरी उम्मीद अमेरिका और अमेरिका के जनाब डोनाल्ड ट्रंप और इनके अब्बू जी हैं, वो भी जरा कटाकटी ने खेल लें, ये कुड़कुड़ खत्म हो जाएगी इनकी। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप, मेरी जाती ख्वाहिश ये है, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप हलफ उठाए उसी दिन इनको सजा मिले, ताकि इन्होंने जो पाकिस्तान की रियासत को, अवाम को, मीडिया को ओवररेट करवाया हुआ है ना, अमेरिका से खौफ दिलाया हुआ है, अमेरिका का गुलाम बनाया हुआ है ज़हनी तौर पे इन्होंने, ये टूटना चाहिए ये बुत। और भाई हम आजाद मुल्क है, हम सॉवरेन मुल्क है, हम उस हद तक अमेरिका की ताबेदारी या अमेरिका के साथ दोस्ती या अमेरिका के साथ कोएलिशन कर सकते हैं कि जितना वो अमेरिका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर और इंटरनेशनल इकोनॉमी के अंदर अहमियत रखता है। हम अपनी इज्जत दांव पे लगा के नहीं, हम अपनी जिल्लत जनाब के जरिए से नहीं, हम अपनी रुसवाई के जरिए से अमेरिका से दोस्ती और ताबेदारी नहीं कर सकते। ठीक है वो सुपर पावर है, लेकिन हम आजाद मुल्क है। ये वो क्यादत है तहरीक इंसाफ की, अल्लाह इनको गर्क करे। इन्होंने पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान की आवाम को अमेरिका के डरावे दे के ये हालत बना दी कि मैंने पाकिस्तान के एक लीडिंग टीवी चैनल को पॉडकास्ट में आज से 25 दिन पहले मैंने पॉडकास्ट किया। उसने खुद सवाल पूछा रिचर्ड गर्नैल के हवाले से, मैंने जवाब दिया। आज तक वो पॉडकास्ट अपलोड नहीं हुआ। मैंने पूछा क्यों नहीं, उन्होंने कहा जी हमारी टीवी चैनल की पॉलिसी है कि जहां पर अमेरिकन इंतजामिया या रिचर्ड गर्नैल की बात होगी वो हम अपलोड नहीं करेंगे। ये खौफ किसने पैदा किया? ये इन्होंने किया। ये इस वक्त अमेरिका के वो एजेंट हैं जो अमेरिका का खौफ पाकिस्तान के मीडिया, पाकिस्तान की आवाम के दिलों में डाल रहे हैं कि अमेरिका ही पाकिस्तान के अंदर सब कुछ करवाता है। ये है एक तरीकेकार, एक इनडायरेक्ट तरीकेकार। ठीक है, लेकिन चौहान साहब आज भी आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी के अंदर क्या ये बहस आज भी मौजूद है कि अगर मौजूदा सूरत-ए-हाल को भी हम देखें तो बानी पीटीआई को जो सियासी हकीकत पसंदी के तहत कहीं ना कहीं तो मफामत कर लेनी चाहिए? तो सर वो हर किस्म की मफामत कर चुका है। वो अमेरिका से मफामत कर चुका है, वो इजराइल से मफामत कर चुका है, वो आलमी एस्टेब्लिशमेंट से मफामत कर चुका है, वो फौज के बूट चाट चुका है, वो जनरल बाजवा के साहब के बूट चाट चुका है। वो अब यहां तक अंदाजा लगाएं, आज से 4 दिन पहले एक लीडिंग टीवी चैनल के एक इंतहाई इंपॉर्टेंट जनाब आपके एंकर वसीम बदामी को जनाब इनका तर्जमान रऊफ हसन वो इंटरव्यू दे रहा है। उसने कहा रऊफ हसन ने कि मैं ऑन द बिहाफ ऑफ बानी तहरीक इंसाफ ये कह रहा हूं कि उनका मुतालबा है कि एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए से उन्हें रहाई मिले। तो आगे से एंकर ने पूछा एग्जेक्टिव ऑर्डर तो रियासत का चीफ एग्जेक्टिव देता है? कहता है बिल्कुल रियासत का चीफ एग्जेक्टिव देता है। उसने पूछा रियासत का चीफ एग्जेक्टिव कौन होता है? उसने कहा वजीर आजम होता है। उसने कहा वजीर आजम कौन है? उसने कहा जी शहबाज शरीफ है। तो उसने कहा आप शहबाज शरीफ से एनआरओ लेना चाहते हैं? अब ये शहबाज शरीफ का बूट चाट के बानी तहरीक इंसाफ राजी बैठे हुए हैं कि भाई मुझे रिहा कराओ चाहे शहबाज शरीफ के एग्जेक्टिव ऑर्डर से मिले। ये तो इनकी औकात है। डट के खड़ा है कप्तान, वड्डा ची गवीरा, वड्डा जनाब नेल्सन मंडेला, वड्डा जनाब दुल्ला पट्टी, पूरी पाकिस्तानी कौम का, मेरा आपका सारों का बेड़ा गर्क करवा के, इकोनॉमी का सत्यानाश करवा के, पाकिस्तान की रियासत के अंदर फौज और आवाम के दरमियान पोलराइजेशन क्रिएट करके अब ये जनाब ची गवीरा सोशल मीडियाई और ये सोशल मीडियाई नेल्सन मंडेला कहता है कि शहबाज शरीफ और वजीर आजम मुझे एनआरओ के जरिए से बाहर निकाले। लफ्ज़ की लानत है। मैं ये समझता हूं अभी भी अगर कौम को और आवाम को समझना है और नकदा कोका के ऊपर नाचने वालों को समझना है तो फिर उनके ऊपर भी लानत है। लेकिन इस केस की ताखीर जिस तरह से हम देख रहे हैं, जो फैसला है वो ताखीर का काफ़ी शिकार है। आपको लगता है जो मुज़ाकरात इस वक्त शुरू हुए हैं हुकूमत के माबैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, जो इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सबूताज हो सकते हैं? अगर फैसला बानी पीटीआई के खिलाफ आ जाता है फिर मुज़ाकरात का क्या मकसद है? क्योंकि शर्त तो सबसे पहले ये रखी गई है कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। नवार भाई पहले अपने करतूत ठीक करे। चूड़ों वाली आकड़ है इसके अंदर। एक तरफ तुम मिन्नतें तरले करके जनाब उन लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हो जिनको तुम पिछले 3 साल से कहते थे ऑन माई फुट, मैं तो आईएसआई चीफ और आर्मी चीफ से मुज़ाकरात करूंगा, मैं तो एस्टेब्लिशमेंट से करूंगा। अब तुम उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के दूसरे दर्जे की क़यादतों के साथ बैठ के मिन्नतें कर रहे हो कि
अपने लीडर शहबाज शरीफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से मुझे रिहा कराओ। पहले अपने करतूत ठीक करो ना। एक तरफ तुम रोजाना ट्वीट करते हो रियासत के खिलाफ, फौज के खिलाफ, आर्मी चीफ के खिलाफ, हुक्मरानों के खिलाफ, दूसरी तरफ तुम कहते हो कि तुम्हें रिहाई भी मिल जाए, अथो भी प्लथो भी, अन्य नु खाना भी खिलाओ, तो कार भी छोड़ के आओ। इस तरह तो नहीं होता ना। और भाई टक्के आने का कोई पॉलिटिकल विजडम नहीं है इस शख्स के अंदर। ये हमारा भी कसूर है कि हम 17 साल सोशल मीडिया के जरिए से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से देवमालाई किस्म की शख्सियत पेश करते रहे हैं। खुदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ प्लास्टिक का। इसको सेंस नहीं है। बगैर माफी मांगे जान नहीं छुट रही। आपने जो हरकत की है 9 मई की और 26 नवंबर की, उसके दरमियान की पूरे पौने 3 साल की जुराइम की फहरिस्त है। आपको पूरी कौम से माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन चौहान साहब, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि माफी मांगनी पड़ेगी, ये DGISPR ने बार बार इस हवाले से जरूर गुफ्तगू की है, लेकिन जब भी बानी PTI के हवाले से कोई स्टेटमेंट आई है, उन्होंने डिसोन ही किया इस तमाम तर मामले को। उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ गलत हुआ है। अच्छा, मां सदके जाए तो प्यो डसके जाए। तो जेड़े 19 बंदे रिहा करके उन्होंने गले च हार पा के 21 तोपा की सलामी दी सी, वो की सी, कहते हैं जुडिशियल कमीशन बनाओ। और कौन सा जुडिशियल कमीशन? 19 बंदों की इस्तकबाल करके सारी चीज साबित हो गई कि भाई सारे बंदे तुम्हारे थे। तुमने कहा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, हमसे भी कहलवाया जनाब 10 मई को, 11 मई को कि आज फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। लेकिन जनाब अब सूरत सारी सामने आ गई। वो 19 के 19 बंदे, और जिनको आपकी सजाएं हुई हैं 85 बंदों को या 60 बंदों को, उन हर एक का वीडियो क्लिप मौजूद है। ये मेरा PTI से क्या ताल्लुक, PTI के किस लीडर के कहने पे, किसकी क़यादत में मैं कहां पे गया, वहां जाके मैंने क्या किया, क्या करतूत गोले और क्या तैयारियां हुई। और ये जो 19 बंदे रिहा हुए, अली अमीन गंडापुर जो उनको जफियां और पप्पियां लगा दे रहा है और उनको जनाब नकद इनामात दे रहा है वजीर आला हाउस में बुला के, तो फिर वो क्या, वो कर्नैल और ब्रिगेडियर और वो कैप्टन मेजर थे सारे, वो सारे तुम्हारे ओहदेदार कातुल थे। तो फिर कौन सा जुडिशियल कमीशन? जुडिशियल कमीशन तो ये मकसद है ना कि ये इन्वेस्टिगेट किया जाए, प्रोब किया जाए कि वो जितने लोग वहां पर थे जिनकी ऑडियो वीडियो इस वक्त रियासत दिखा रही है, वो रियल नहीं है, उनका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं है। कमीशन यही बनना है ना, इसी मकसद के लिए बनना है ना, और किस मकसद के लिए बनना है? तो वो तो सारा बढ़ गया जनाब वो बयानिया। वो तो आपके उन सजा याफ्ता 80 बंदों ने और ये रिहा याफ्ता 19 बंदों ने अपने मुंह से इकरार कर लिया, और आपके लीडरों ने, मरकजी सूबाई ने और वजीर आला ने अपने पास बुलाकर साबित कर दिया कि ये हमारे बंदे हैं। तो फिर क्या जुडिशियल बनाना है? अभी लोगों को बुद्धू बनाने लगे हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा फयाज हुसैन चौहान साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। आज के दौर में जहां जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज़ हो चुकी है, वहीं ज़हनी तनाव और डिप्रेशन जैसे मसाइल भी आम हो चुके हैं। एक तरफ हमें रोज़मर्रा की मुश्किलात और दबाव का सामना है, तो दूसरी तरफ बुरे और मनफी ख्यालात भी हमारी जहनी सेहत को मुतासर कर रहे हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जहनी तनाव और डिप्रेशन में फ़र्क क्या है, और ये कि मनफी ख्यालात से बचना हमारी ज़िंदगी में किस कदर ज़रूरी है? माहिरीन कहते हैं कि ज़हनी तनाव एक वक्ती कैफियत है जो किसी दबाव या मुश्किल हालात की वजह से पैदा होती है, लेकिन अगर डिप्रेशन के हवाले से बात की जाए तो डिप्रेशन एक मुस्तकिल और संगीन बीमारी है। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। माहिर नफ्सियात डॉक्टर अली अजमल ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आज के दौर में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो डिप्रेशन की क्या वजूहात हैं जो आप ज़्यादा देख रहे हैं, जो बच्चों में भी हैं और बड़ों में भी हैं? डिप्रेशन की मुख्तलिफ किस्म की वजूहात हैं। अगर आजकल के दौर की बात करें तो जैसे नफ्सा नफ्सी का दौर है, बहुत लाइफ फास्ट है, लोगों पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और उसके साथ साथ फिर स्ट्रेसेस इतनी ज़्यादा हैं कि हर एक शख्स एक दौड़ में लगा हुआ है। किसी के पास रुक के ठहर के अपने आप को देखने का टाइम ही नहीं है। तो एक तो डिप्रेशन की ये सबसे बड़ी वजह है। दूसरी वजह आजकल जो डिप्रेशन की सबसे बड़ी है वो है रिलेशनशिप के मामलात, कि आजकल हमारे रिश्ते बड़े बुनियादी और बनावटी हो गए हैं। सोशल सपोर्ट नहीं है हमारे पास, जिसकी वजह से जिंदगी की महरूमियां, नाकामियां, परेशानियां ज्यादा लोगों को हिट कर रही हैं, क्योंकि सपोर्ट नहीं है रिलेशनशिप की। बड़े बनावटी से ताल्लुकात हो गए हैं। दूसरी इसकी बड़ी वजह यह है। उसके बाद फिर कुछ लोगों में आजकल रुझान पाया जा रहा है कि लोग सेडेंटरी लाइफ की तरफ आ रहे हैं, कि फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं है, फिर कोई सोशल लाइफ इतनी नहीं है। प्लस जो प्राइमरीली सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सारी चीजों के साथ साथ कि आजकल की जो लाइफ की जिंदगी की तलखियां हैं और लोगों को जो पास के ट्रॉमास हैं, कोई शख्स है जिंदगी में तो उसको उसकी जिंदगी में सारी चीजें ठीक ठाक नहीं चलती, कोई हालात वाकयात हर एक के कुछ खराब हो जाते हैं।
कुछ लोग इसको रिजॉल्व कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग हालातों वाकयात के कश्मकश में फंसे रहते हैं, जिसकी वजह से आमतौर पे उनको डिप्रेशन वगैरह का मर्ज लाग होता है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं। डिप्रेशन आमतौर पे देखा यह गया कि फैमिलीज में होता है, जिनके जो बड़े हैं उनको अगर डिप्रेशन है तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि ऐसे शख्स को भी डिप्रेशन हो जाए करेगा। ठीक है। अच्छा, एक बड़ी वजह आप ये समझते हैं जो सोशल मीडिया पर आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं, हम उनकी लाइफ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि एकदम से इतनी लग्जरी लाइफ लोगों को देखने को मिलती है और फिर बच्चे खासतौर पर अब बहुत ज़्यादा उसको अपने ज़हनों पर सवार कर लेते हैं और फिर माँ बाप से फरमाइशें करना शुरू कर देते हैं, और जब वो पूरी नहीं होती तो अब अर्ली एज में बच्चे जो हैं वो फिर डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आजकल चाइल्ड डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले तो इतना ज़्यादा नहीं था, बड़ों में होता था, अडल्ट में, लेकिन आजकल टू द अमेज, टू इवन माई अमेज, के बच्चों में भी डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। जहाँ तक आपने सोशल मीडिया की बात की तो बिल्कुल ये एक फैक्टर है। अच्छा, जहाँ तक इंस्पिरेशन का ताल्लुक है तो इंस्पिरेशन एक पॉजिटिव सेंस है ना, कि हम किसी चीज़ से इंस्पायर होकर वर्क करते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, कमिटेड होते हैं अचीव करने के लिए, दैट्स समथिंग एल्स। अब अगर हम बात करें सोशल मीडिया के एडवर्स इफेक्ट की, तो जैसे आपने जिक्र किया, बिल्कुल लोगों को यह लगता है किसी दूसरे शख्स का सोशल मीडिया देख के कि शायद उसकी लाइफ में सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा है और मेरी लाइफ में ठीक नहीं चल रहा। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सोशल मीडिया पे हम सिर्फ वही चीज अपलोड करते हैं जो प्रेजेंटेबल होती है, पूरी लाइफ का एक छोटा सा एक पार्ट, एक सेगमेंट। देखने वालों को यह लगता है, इससे फिर होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि बाकी लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, मेरी कोई गाड़ी छूट गई है, शायद मैं कोई ठीक तरह से एंजॉय नहीं कर रहा या कर रही लाइफ को, या मेरी लाइफ में परेशानी है। कंपैरिजन ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एक एहसास महरूमी और एहसास नाकामी होती है। बाज़ औक़ात उससे क्या होता है, फिर कॉन्फिडेंस कम होता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में इंसान चला जाता है। अब इसकी वजह से होगी स्ट्रेस। अब जो स्ट्रेस, जिसको हम तनाव कहते हैं, जिसकी अभी आपने बात की, वो एक लाइफ में नॉर्मल रूटीन में होता है कि कोई रिलेशनशिप का मसला हो गया, कोई जॉब में मसला हो गया, कोई बिजनेस में हो गया, कोई किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो स्ट्रेस वगैरह आती रहती है। अब अगर एक स्ट्रेस लॉन्ग टर्म हो जाए, यानी कि बगैर वजह के हो जाए, और एक शख्स को जिंदगी में बार बार स्ट्रेस से गुजरना पड़े, तो बाज़ औक़ात ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी की बीमारी में बदल जाती है। तनाव कोई बीमारी नहीं है, ये एक वक्ती कैफियत है, और ये बाज़ औक़ात थोड़ा सा पॉजिटिव भी होता है कि जैसे लाइफ में कुछ बुरे वाक़यात हुए, कोई मसले मसाइल हो गए, हम हैंडल करना आना चाहिए। ये वक्ती कैफियत है। हर एक इंसान जिसके साथ भी कोई लाइफ में बुरा होगा या चैलेंजेस आएंगे, उसको तो बुरा तो लगेगा। इसको हम स्ट्रेस की कैफियत कहते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर एक शख्स जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस लेता है, तनाव, तो उसके फिर क्या होता है, वो डिप्रेशन की तरफ, वो आमतौर पर डिप्रेशन की तरफ तो जा ही सकता है। लेकिन उसकी ना एक बड़ी वजह यह है कि उसको जिस्मानी बीमारियां भी लग जाती हैं, क्योंकि पहले आप देखेंगे, पहले के दौर में इतने ज्यादा बीमारियां नहीं थी। आजकल हर दूसरे बंदे को, किसी को शुगर का मसला है, किसी को डायबिटीज, ये जो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन है, दिल की बीमारियां, मसल की बीमारियां, क्रॉनिक डिसऑर्डर्स, बीमारियां बहुत ज्यादा हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह क्रॉनिक स्ट्रेस है, क्योंकि जब आप देखें ना, दवाइयां अच्छी अच्छी आ गई हैं, साइंस ने तरक्की कर लिया, तो होना तो ये चाहिए कि हमारी बीमारियां कम हो, ये चीजें कंट्रोल होनी चाहिए। लेकिन बढ़ इसलिए रही हैं कि स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है लोगों का, उसके बाद डिप्रेशन हो रहा है। और ये जो ज़हनी व नफ्सियाती मसाइल होते हैं, तनाव हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया, ये जिस्मानी बीमारियों को इनवाइट करते हैं, ये गेटवे है टू। अच्छा, जिस तरह से आपने तो हमें वो क्लियर कर दिया कि जो स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन क्या हमें करना चाहिए या उन लोगों को करना चाहिए जिनसे नहीं है कंट्रोल होता, कि उनका जो स्ट्रेस है वो डिप्रेशन में कन्वर्ट ना हो? जी, ये बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो अपनी सोशल लाइफ को इंप्रूव करना चाहिए। देखें, अकेले जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। कुछ लोगों का ये ख्याल है, लोग टॉक्सिक हैं, लोग मेरे खिलाफ हैं। वेल, जैसे भी है, अभी अकेला इंसान जिंदगी नहीं गुजार सकता। आपको एक अच्छा सोशल सर्कल आपका होना ही चाहिए। सेकंड नंबर पे आपको फिजिकली एक्टिव होना चाहिए। आप एक्सरसाइज करें, और कुछ नहीं तो वॉक कर लिया करें, वो भी एक अच्छी एक्सरसाइज है, जिससे आपका जो स्ट्रेस है वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद तो कुछ और हमने लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, जिससे आपका स्ट्रेस जो है वो डिप्रेशन में ना बदले। वो क्या है? बड़े आसान सी चीजें हैं। सबसे पहले तो ना आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं
सारे वो सोचते हैं नेगेटिव थॉट्स में रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स में बगैर वजह के। सारे लोग मेरे खिलाफ हैं, मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरे साथ ही बुरा होता है, लोग मेरे खिलाफ साजिशें करते हैं, पता नहीं मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं ही कोई कसूरवार हूं। ऐसे थॉट्स जो हैं ये हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को खराब करते हैं, नेगेटिव थॉट जनरेट करते हैं, जिससे फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेसेस वगैरह होते हैं। इसकी बजाय आप ये सोचा करें कि ठीक है मसले हैं तो सबको मसले होते हैं, मुझे भी हैं, मैं ओवरकम कर लूंगा, मेरे साथ कुछ जिंदगी में कुछ ज्यादा मामलात नहीं है, हर एक को जिंदगी में कुछ ना कुछ मसले मसाइल होते ही हैं। उसके बाद फिर हमने और किस तरह से अपने आप को चेंज करना है, अपनी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करके। आम तौर पे लोग इस वजह से परेशान हो जाते हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती। बाय द वे फिर उनको लगता है कि शायद मेरे साथ ही बुरा हो रहा है। हालांकि ये मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ी सी अपने हमें थॉट प्रोसेस क्लियर करना है अगर डिप्रेशन और स्ट्रेस से बचना है, कि जिंदगी में, इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हुई हो। हर एक की हर्ट होती हैं। हमें ये लगता है कि शायद उसकी लाइफ बड़ी अच्छी है, कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं, कंपैरिजन हमें ड्रॉ नहीं करना। वो कहते हैं ना कि कौन है दुनिया में जिसको सब कुछ मिला, मुझको सब कुछ मिला, बस मिले एक तुम नहीं। तो बात ये है जी कि जिसको सब कुछ भी मिल जाता है उसके अंदर भी कोई ना कोई कमी, खामी, महरूमी रह जाती है। तो कभी भी परफेक्शनिस्ट नहीं होना, अपने आप के बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना, किसी भी चीज को करने का रिलैक्स होके, इजी होके काम करें और परफेक्शनिस्ट टेंडेंसी से बचें। यानी कि एक्सपेक्टेशन सबकी हर्ट होती हैं, आपकी भी होगी तो कोई नहीं। अपने आप को गैर जरूरी तौर पे ज़हनी अज़ियत में इन्वॉल्व ना रखें। ठीक है, अच्छा ये अब मेरा ख्याल है बात हमारी जा रही है कुछ ओवर थिंकर्स की तरफ। जो लोग ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, उन लोगों के लिए फिर क्या उन्हें करना चाहिए? जिस तरह अब नौजवान नस्ल है उसमें ज़हनी दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मनफी जो ख्यालात हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वालिदैन को या फिर टीचर्स को इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, वालिदैन और टीचर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हम अपने बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाते हैं, हम डिग्रीज भी सिखा रहे हैं, दे रहे हैं, एवरीथिंग कर रहे हैं, लेकिन हम इस चीज़ को भूल रहे हैं शायद कि एजुकेशन का एक जो बिगर पार्ट है वो है पर्सनल ग्रूमिंग और डेवलपमेंट। बिल्कुल, हम बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज ले ली, प्रोफेशन में बहुत आगे चले गए, लेकिन हमने अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया कि खुद के साथ कैसे डील करना है। अगर कोई स्ट्रेस आ जाती है तो ओवर थिंकिंग करनी है या इस चीज से निकलना कैसे। जिससे होता ये है कि बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, मेरे पास क्लिनिक में भी आते हैं, सुपर सक्सेसफुल लोग, लेकिन डिप्रेशन में हैं। क्यों? क्योंकि सक्सेस अचीव कर ली, बड़ी एजुकेशन भी ले ली, खुद से डील करना एजुकेशन सिस्टम ने सिखाया ही नहीं। जैसे आपने बात बड़ी अच्छी की कि टीचर और पेरेंट्स का क्या रोल है। पेरेंट्स को छोटी उम्र से ही बच्चों की ग्रूमिंग और ट्रेनिंग करनी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि जिंदगी में अगर मसले आ गए हैं तो उसको ज़हनी तौर पे हैंडल कैसे करना है। टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए और टीचर फिर बच्चों की ट्रेनिंग करें कि लाइफ स्किल हमें बच्चों को अपनों को सिखानी है, ताकि जितने भी जिंदगी में मसले आए, देखिए एक चीज समझें कि आपके मसले आपके हैं, हर शख्स के मसले उसके हैं, उसने खुद ही हैंडल करने हैं। प्लेट में रख के आपको किसी ने मसले नहीं सॉल्व आपके करने। उसके लिए जरूरी क्या है? आपका मेंटल मेकअप होना चाहिए, आपकी मेंटल ग्रूमिंग थिंकिंग जो है वो होनी चाहिए कि कैसे मैंने ओवर थिंकिंग से बचना है और चीजों को रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव में अपने आप को अजियत दिए बगैर मैनेज करना हमें सीखना होगा। बहुत शुक्रिया माहिर नफ्सियात डॉक्टर अली अजमल हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और जो असातिज़ा हैं, वालिदैन हैं, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि नौजवान असल में बढ़ते हुए इस वक्त जो ज़हनी दबाव और मनफी ख्यालात हम देख रहे हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें और इस इशू पर मिलकर उनके साथ काम जरूर करें। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान में कम से कम तनख्वाह के हवाले से दायर की गई एक अहम दरख्वास्त पर हम बात करने जा रहे हैं, जहां पाकिस्तान में कम से कम तनख्वाह के मामले पर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में एक दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें यह मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तान में कम से कम तनख्वाह को $1000 के मुसावी मुकर्रर किया जाए। और अगर आज का रेट हम डॉलर का देखते हैं तो इसका मतलब 2,80,000 जो तनख्वाह है वो तमाम लोगों की बेसिक जो सैलरी है वो ये होनी चाहिए। ये दरख्वास्त फहमी नवाज अंसारी एडवोकेट की जानिब से दायर की गई है, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पाकिस्तान ने कभी बरतानवी हुक्मरानी के तहत काम किया था और यहाँ पर बरतानवी और अमरीकी कवानीन का इत्तला किया जाना चाहिए। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि अमेरिका और बरतानिया में कम से कम तनख्वाह $1000 मुकर्रर है और पाकिस्तान में भी यह रकम मुकर्रर की जानी चाहिए, ताकि जो मेहनत कश हैं वो भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजार सकें। इस दरख्वास्त में हम देख रहे हैं कि यह दावा भी किया गया है कि पाकिस्तान में मौजूदा कम से कम तनख्वाह मेहनत कशों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नाकाफ़ी है।
आज हमारे साथ मौजूद हैं फ़हमी नवाज़ अंसारी एडवोकेट, जो हमें इस दरख्वास्त की तफसीलात और इसके पीछे की सोच पर रोशनी डालेंगे। फ़हमी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि 37,000 से तनख्वाह एकदम से 2,78,000 हो जाएगी, जो भी इसका तरीक़ेकार अदालत तय करेगी। लेकिन किस सोच के साथ आप अदालत में गए? कौन सा ऐसा लम्हा था जब आपने डिसाइड किया कि यार मजदूरों के लिए भी सोचना है या तमाम लोगों के लिए सोचना है जिनकी बेसिक सैलरी 30 से 40,000 के दरमियान है? जी, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके न्यू टीवी का कि आपने इतने बड़े मसले के ऊपर बात करने के लिए मुझे इनवाइट किया है। तो असल में ये मसला है कम से कम कोई 8.5 करोड़ लोगों का। 8.5 करोड़ जो करोड़ हैं वो पाकिस्तानियों का, जो कि मेहनत कश हैं, कहीं पे कोई जॉब करता है, कोई ज़िम्मेदारों के साथ जॉब करता है, कोई फैक्ट्री में जॉब करता है, कोई फ़ौज में जॉब करता है, कोई पुलिस में जॉब करता है, कोई इस तरह आपके मीडिया हाउसेस में जॉब करता है, कोई मेहनत कश है, दिहाड़ीदार मजदूर हैं। ये उनकी बात हो रही है कि मिनिमम वेज जो है 1997 में हम देखते हैं कि अमेरिका ने ये कानून पास कर दिया। $1057 उन्होंने मिनिमम वेज कर दी उस वक्त 1997 में। ठीक है। और फिर इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया में जो लॉ पास किया 2003 में, उन्होंने तकरीबन को $1100 के बराबर मिनिमम वेज वहाँ पे लॉ पास किए, पाउंड की कन्वर्जन निकाल के। पाउंड की कन्वर्ट, क्योंकि अभी डॉलर के हिसाब से कन्वर्जन होती है ना दुनिया में, बिल्कुल, कि 1947 के बाद जो लॉज बने वो सारे डॉलर में कन्वर्जन रेट के हिसाब से चल रहे हैं दुनिया में। तो दुनिया में फिर वेज के हिसाब से हम पाकिस्तान को देखते हैं तो ये बड़ी मुश्किल $100-125 के इर्द गिर्द घूमती है। तो मेरी नज़र जैसे जैसे पढ़ती ही चली गई तो मुझे पता चला कि यहाँ पे इनका फोकस ही नहीं है कि आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। तो देखने में ऐसे और चीज़ें सामने आई कि ये जो हमें कोई ऐसे ड्रामा सा दिखाया जाता है कि जैसे कि हम फिल्मों में देखते हैं कि शाहरुख खान है या शान है, रीमा है, इस तरह की हम अदाकाराएं देखते हैं तो लोग उनकी बातें करते नज़र आ रहे होते हैं। तो इसी तरह हमें दिखाया जाता है कि ये नून लीग है, ये PTI है, ये पीपल्स पार्टी है, ये सिर्फ मुझे ऐसे लगता है ये ड्रामा है। ये कि जो गवर्नमेंट के पास एम्प्लॉई हैं वो 32 लाख हैं इस मुल्क में, और जो लोकल लेबर मार्केट है जिसे प्राइवेट मार्केट हम कहते हैं वो 8 करोड़ के राउंड में करीब है। ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट की पेमेंट की तरफ देखें तो गवर्नमेंट के पास 2685 अरब रुपया साल को इकट्ठा होता है। ठीक है। अगर गवर्नमेंट उसमें से 10.5 अरब रुपये देगी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की मिनिमम जो वेज है वो $1,000 के बराबर 2,80,000 रुपये माहाना दी जा सकती है आसानी से। ठीक है। हमारे पास सेटअप अवेलेबल है, पैसे भी अवेलेबल हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं लोकल लेबर मार्केट है, उसके पास जो फंड्स हैं वो $374 बिलियन हैं, और पाकिस्तानी रुपयों में लगाएं तो तकरीबन बन जाते हैं वो कोई 1,05,738 अरब रुपये। ठीक है। और हम उसमें अगर आम आदमी को तनख्वाह देंगे 2,80,000 रुपया, जो दिहाड़ीदार मजदूर है उसकी 9,500 रुपया दिहाड़ी बनती है, देंगे तो 226 अरब रुपये हम सालाना देंगे तो उसकी तनख्वाह बड़ी आसानी से $1,000 के बराबर पेमेंट हो सकती है। ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं मैं कर रहा, ये सब कुछ सेटअप अवेलेबल है। लेकिन ये मैकेनिज्म किस तरह से सेट होगा? आप ये चाह रहे हैं कि जो बरतानवी और अमरीकी कवानीन हैं वो यहाँ पर भी लागू हो जाएं? यहाँ पर हम सिर्फ देखते हैं कि वो खर्चने में लागू हैं, यानी कि अगर फ्यूल की प्राइसेस अगर हम देख लेते हैं, डॉलर की कन्वर्जन जब हम यहाँ पर देखते हैं तो हम तो इतने ज़्यादा पीछे आ चुके हैं कि ये किस तरह से मुमकिन होगा? जी, यहाँ पे ना हमारे पास पहले जो सेटअप चल रहा है, जो कानूनी सेटअप चल रहा है, हमारी CRPC, CPC, QSO, ये सारी डिपेंड करती है UK USA लॉज के ऊपर। तो क्यों ना हम जो इंसानों को सजा देने के कानून उनके लिए हुए हैं हमने, क्यों ना हम इंसानों के फ़ायदे देने के कानून भी हम उन्हीं के अरेंज कर लें। ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि USA में मिनिमम जो वेज है $3,300 से लेके $5,400 माहाना दी जा रही है। ठीक है। ये मिनिमम वेज है वहाँ पे, मैं को नई बात नहीं कर रहा, उनके लॉज के मुताबिक। ठीक है। तो UK में देख ले वो $3,000 से $4,000 के बराबर माहाना तनख्वाह दे रहे हैं अपने एम्प्लॉइज को, और इसी तरह हम दुनिया को देखते हैं तो $3,000 से लेके $7,000 माहाना तनख्वाहें दी जा रही हैं दुनिया में। लेकिन जब हम इस तरफ देखते हैं कि पाकिस्तान कर्जों में डूबा हुआ है, हमें हमेशा IMF की तरफ जाना पड़ता है, बिजली हमारे मुल्क में पूरी नहीं है, बिजली इतनी महंगी हो चुकी है, तब ये जो खर्चा एक आप बता रहे हैं 37,000 से एकदम से 2,78,000 का, हुकूमत किस तरह से इसको बियर कर पाएगी?
जी बिल्कुल, ये ना दो बातें हैं जो मिक्सचर करके पब्लिक को उसमें उलझा दिया जाता है कि लोग पैसे ही ना मांगे। कि जैसे एक फैक्ट्री का मालिक है ना, वो गंदे से कपड़े पहन के रहता है कि जो मेरे मुलाजिम है मुझसे कोई एडिशनल डिमांडें ना कर लें तनख्वाह के अलावा। जी ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये मेरी नज़र में एक ड्रामा रचाया जाता है कि पब्लिक को समझ ही रहा है कि क्या है। जो लोग उस सिस्टम को समझ जाते हैं, कोई इख्तियार में होते हैं या कोई इख्तियार में होते हैं, उनकी सैलरी आप देख लें। अभी रिसेंट पंजाब असम्बली में इन्होंने कानून पास किए हैं, एक MPA की तनख्वाह 70,000 रुपये से उठा के 4.5 लाख कर दी। ये तो उन्हें समझ आ गया ना कि 70,000 रुपये में गुजारा नहीं है। लेकिन वो कैसे एक आम बंदे का बजट बना रहे हैं 37,000 में कि वो फैमिली अपनी चलाए, मजाक कर रहे हैं उसके साथ। ठीक है कि वो रेंट भी पे करे, वो बिल्स भी पे करे, वो भी इंसान है। हम तो उसको आने जाने के पैसे दे रहे हैं, उसने खाना खाना है, उसके बच्चे हैं, उसने बिल देने, वो कहां से देगा वो? आप उसकी अगर जिंदगी की तरफ नजर डालें तो मैं कहता हूँ बदकिस्मती है हमारे लोगों की कि ऐसे लोगों को हम वोट दे के अपने ऊपर मुसल्लत कर लेते हैं जो सिर्फ ड्रामा करते हैं और कुछ भी नहीं। 76 साल हो गए, पुराना तो पाकिस्तान हो गया, साना नहीं हुआ। ठीक है। तो मैं देखता हूं कि अपनी तनख्वाहें उन्होंने 70,000 रुपए से उठा के 4.5 लाख रुपए कर ली। यानी कि $200 की उनकी तनख्वाह थी, वो उठा के उन्होंने $1,500 कर ली। ये तो उन्हें समझ आ गई कि नहीं गुजारा होता। ये हम तो इनडायरेक्टली लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि भाई काम करने के पैसे नहीं है इस मुल्क में, तुमने कोई क्राइम करना है, तुमने कोई 2 नंबरी करनी, तुमने कोई फ्रॉड करना है, फिर तुम्हें पैसे मिलेंगे। ठीक है। तो बदकिस्मती से मैं कहना चाह रहा हूं कि दुनिया में हम कम्पीट कर रहे हैं क्राइम में। क्राइम रेशियो इस मुल्क में आप देखें कि दुनिया में कम्पीट कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में कम से कम तनख्वाह बढ़ाने के इस फैसले से किस किस्म के मुआशी असरात मुरतब होंगे? ये फैसला हमारी मईशत पर बोझ डालेगा? हम बोझ मईशत पर डालना चाह रहे हैं और मेहनत कशों का फ़ायदा करना चाह रहे हैं, या ये बैलेंस हो सकता है? जी बिल्कुल, इसमें सारा मैनेज हो जाएगा। और हम मैं को बहुत ज़्यादा पैसों की डिमांड नहीं कर रहा। अभी भी मैं दुनिया से 3 गुना कम पैसे मांग रहा हूँ। ठीक है। कि हमारे पास सेटअप अवेलेबल है। 1947 का पाकिस्तान नहीं है ये। ठीक है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये कानून पास है दुनिया में। को 150 से ज़्यादा कंट्रीज ने ये कानून राइज किए हुए हैं अपने मुल्कों में कि पता है इसमें सिर्फ फंडामेंटल्स मीट होने। कोई गाड़ी नहीं आनी, कोई बंगला नहीं आना। 2,80,000 रुपये में अगर कोई बंगला या गाड़ी आती तो आप मुझे बता दें। कुछ भी नहीं आता। सिर्फ मियाँ बीवी बच्चों का गुजारा होगा और कुछ भी नहीं। ये फंडामेंटल्स हैं। ये वक्त की सख्त जरूरत है हमें। अभी हर साल हम देखते हैं जब बजट आता है तो बड़ा शोर मचाया जाता है कि मजदूर की तनख्वाह 5,000 बढ़ा दी गई है, हुकूमत की खाते में ये एक बहुत बड़ा नुकसान आ गया, 5,000 तनख्वाह बढ़ा गई, 7,000 बढ़ा दी। गवर्नमेंट के पास तो एम्प्लॉयमेंट ही बड़ी मुश्किल से 1-1.5% है। 99% तो एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट मार्केट के पास, सेक्टर के पास है। तो गवर्नमेंट जो IMF को कर्जों की बात करती है तो गवर्नमेंट ने कौन सा जेब से देने होते हैं? वही हमारे भाई जो बाहर से कमा के पैसा मुल्क में को 35-36 अरब डॉलर आता है, उसमें हम फॉरेन पेमेंट करते हैं। ठीक है। जो लोकल मार्केट है वो तो वैसे फल फूल रही है। मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है और इंडस्ट्री को हम चलते हुए वहाँ देखते हैं। बिल्कुल। एक बंदा बड़ी ईमानदारी से इंडस्ट्री चलाए तो वो 1 साल में इतना काबिल हो जाता है, 4 से 5 वैसी इंडस्ट्रियाँ लगाने के काबिल हो जाता है। इतना पोटेंशियल है मार्केट में। पोटेंशियल है। तो दूसरी तरफ हम एक मजदूर की तरफ देखते हैं, कहीं पे भी काम करता है तो 1 साल में वो सिर्फ खाना ही खाता है, 5 से 6 लाख रुपए के वो नीचे आ जाता है। कोई यारों दोस्तों से, कोई रिश्तेदारों से उधार लेता है। उस बेचारे से सारी उम्र वो कर्जे ही नहीं उतरते। और वो खुदा ना खास्ता कोई शादी कर ले, कोई इवेंट आ जाए, कोई फौतगी हो जाए, कोई इस तरह का मामला उसके साथ पेश आ जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि जिंदगी में वो कभी वो पैसे सर से उतार ले। तो ऐसे ऐसे दिल दहला देने वाले वाक़या सामने आते हैं। ठीक है। कि बेटे ने बाप का कर्जा अपना गुर्दा बेच के अदा किए हैं। बिल्कुल ऐसे हैं। बच्चियों की बालियां बेचकर लोगों ने बिल अदा किए थे। लास्ट ईयर की बच्चियों को दे दिया जाता है कि जी मियाँ साहब, चौधरी साहब, तुसी या बच्ची रख लो, ये जो मर्जी करो, असि थोड़ा कर्जा नहीं ला सकते। तो यहाँ तक हालात बुरे हो चुके हैं। ये चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मैं 2017 में ना दुबई से कराची उतरा तो आके ना, नॉर्मली मेरे दोस्त रहते हैं वहाँ पे कराची में, तो वाकया मैं इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ कि हमें रियलिटी पता चले। तो मैं ना वहाँ ट्रेन में बैठ के ना फैसलाबाद आने की मेरी प्रैक्टिस रही है कि यार देखें कि पाकिस्तान कैसा है। तो सकर से आगे ना एक रोड ही आता है स्टेशन जी ट्रेन का। तो नॉर्मली वहाँ से जो पैसेंजर चढ़ते हैं उतरते हैं, तो मैंने ना उनसे इंटरव्यू लेना कि यार आपके इलाके में कौन सी चीज़ मशहूर है, कौन सा कारोबार है।
तो एक रोड़ी से ना आदमी चढ़ा है वहाँ स्टेशन पे, तो मैंने उससे पूछा कि आप यहीं के रहने वाले हैं? तो उसने कहा हाँ जी मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। तो मैंने कहा यार यहाँ पे कोई पक्का मकान नहीं नज़र आ रहा मुझे ना, यहाँ पे कौन सा कारोबार होता है? तो उसने ना गौर से देखा मुझे, तो उसने कहा कि आप कहाँ से आपका ताल्लुक है? मैंने कहा मेरा ताल्लुक तो फैसलाबाद से। कहता अच्छा पंजाब से हैं आप? उसने कहा कि आप देख रहे हैं ये जवान लड़कियाँ चीज़ें बेचती फिर रही हैं यहाँ पे, तो एक वक्त की रोटी के लिए इज्जतें बेच रही हैं औरतें। तो ये बात कोई बंदा भी अपने इलाके के बारे में करता नहीं है। तो जिस तरह वो बड़ा समझदार और बड़ा ना नॉर्मल सा इंसान मैंने देखा, और बड़ी उसने रियलिटी बताई उसने। तो ये हमारे मुआशरे में ये हम फेस कर रहे हैं इन चीज़ों को। तो मैं यही अरबाब इख्तियार से बार बार मैंने वो सारे दरवाजे खटखटाए हैं पिछले 5-6 सालों में कि ये काम हो जाए। मैंने रक्षों के पीछे फ्लैक्सें लगाई कि लोगों को पता चले कि हक क्या है। मैंने एक MNA का इलेक्शन लड़ा है, कुछ जमातें मेरे पास आई, उन्होंने कहा जी वकील साहब आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है, वैलिड है, हम आपके साथ हैं, आप ये इलेक्शन लड़ें, पार्लियामेंट में जाएं, ये कानून पास कराएं। लेकिन बिल आखिर हम देख रहे हैं कि अब आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट अगर इस दरख्वास्त को कबूल कर लेती है तो फिर हो सकता है कि इस मुल्क में जो मजदूर मौजूद हैं, ऐसा तबका मौजूद है जो कि सिर्फ 37,000 रुपये महाना कमा रहे हैं, जिसमें वो घर का किराया भी दे रहे हैं, बिजली के बिल्स वहाँ पर पे करते हुए हमें दिखाई देते हैं, सेहत के बहुत ज़्यादा मसाइल आ जाते हैं, उनको फेस कर रहे हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अपने घर के हालात चलाने के लिए वो अपने बच्चों को पढ़ाने के काबिल भी नहीं है। यही वजह है कि अभी तकरीबन 26 मिलियन के करीब बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलों से बाहर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एडवोकेट हाई कोर्ट फहमी नवाज अंसारी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उभरते हुए गुलकार अहमद तारिक से, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उनसे उनकी जर्नी के हवाले से जानेंगे और देखेंगे कि आज अहमद हमें कौन से गाने सुनाएंगे। अहमद बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कब से कर रहे हैं अहमद सिंगिंग? मुझे तकरीबन प्रोफेशनलिज्म में तकरीबन 7 से 8 साल हो गए हैं। ठीक है। और कब से ये शौक था आपको? बचपन से शौक था या किसी को फैमिली में देखा? जी बिल्कुल, बचपन में शौक था, बाकी घर वालों की थोड़ी सी सपोर्ट थी कि आप इस चीज़ में आगे जाएं, तो बाकी तब से मैं स्टार्ट किया हुआ है, तो हम कर रहे हैं। ठीक है। और फैमिली में था कोई सिंगर या आप अकेले? मैं अकेला ही हूँ जो इस टाइम म्यूजिक के फील्ड में आ रहा हूँ। ठीक है। कैसे फिर सीखा? कौन रहे आपके टीचर? जी बिल्कुल, मैं पहले तो बेसिकली तो मैं उकाड़ा से हूँ। उसके बाद जब हम लाहौर शिफ्ट हुए तो मुझे एक अच्छे इंसान उम्र दराज जो इधर हमारे अवान टाउन में हैं, उनकी कोई स्टूडियोज़ हैं लूप स्टूडियो के नाम से, मैंने उनके साथ ज्वाइन किया। उन्होंने मुझे सिखाया भी, गिटार ट्रेनिंग दी, म्यूज़िक की सेंस दी कि बाकी म्यूज़िक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत बड़ी चीज़ है कि वो सीख ही नहीं सकते, मुकम्मल सीख ही नहीं सकते। बाकी तब से हमारी लर्निंग भी साथ साथ चल रही है, उसके बाकी अभी तक सीख ही रहे हैं, उनके साथ ज्वाइन किया हुआ है। और कौन से जॉनरा के गाने आप गाते हैं? मैं बेसिकली पॉप। ठीक है, तो सुनाएंगे फिर आज हमारे नाज़रीन के लिए? जी कुछ इंशाल्लाह तैयार किया तो ज़रूर। जी तेरे कोलों मैनू सा मिलदे सी, एवें नी तैनू बेवजह मिलदे, तेरे विच कोई गल है साहिबा, हाँ असी तैनू तां मिलदे, सानू पता नहीं हुंदा सुकून की, तैनू मिले तां पता लग्या, मुक गई मेरी सब तन्हाई, जी तेरे नाल आ लगया, वे हनिया वे दिल जानिया, तू नेड़े नेड़े रह ना दूर किथे जा, भूल गए वे सारी दुनिया, तेरा ही ना ये बोलदी जुबान। ज़बरदस्त, वेरी गुड। अच्छा, लाइव गाना जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है और उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा फिर करनी पड़ती है। जो आपकी आवाज़, ये कहते हैं ना कि आवाज़ भी बड़ी मंजी भी फिर बन जाती है, तो प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा करनी पड़ती है आप? प्रैक्टिस तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा, कि तकरीबन मैं ऑफिस स्टूडियो में जाता हूँ
7 o'clock के, तो रात 12-1 बजे तक प्रैक्टिस ही चल रही होती है हमारी कंटिन्यूसली। डेली जैमिंग जो है वो चल रही है, डेली जैमिंग चलती है हमारी ऑलमोस्ट। अच्छा, जैमिंग के सेशंस तो कुछ मैंने भी अपने दोस्तों को देखे, मैं कुछ सिंगर्स हैं तो बड़ा मज़ा आता है वहाँ पे, डिफरेंट किस्म के गाने गाना, हर किस्म के आर्टिस्ट के गाने गाना, उसको अडेप्ट करना ऐसी सिचुएशन के अंदर। ऑब्वियसली उसमें शुगल भी बड़ा हो रहा होता है, लेकिन एक अलग माहौल होता है। सिंगर्स की गैदरिंग मैंने देखी हुई है, तो वो एक्सपीरियंस फिर कैसा रहता है? बहुत अच्छा है। ऑलमोस्ट हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं वहाँ पे जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, वो भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। ठीक है, तो सीख रहे हैं, उनके भी नए नए डेली टैलेंट देखने को मिलते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है, और फेवरेट सिंगर आपके पाकिस्तान में कौन से हैं? पाकिस्तान में तो है हमारे आतिफ असलम। आतिफ असलम, मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा था। जितने भी सिंगर्स हमारे शो में आते हैं ना, उनके सबसे फेवरेट आतिफ असलम ही होते हैं। अच्छा, क्या रीज़न आपको लगती है? आतिफ नो डाउट कि वो ब्लेस्ड भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत से लोगों ने शुरू में उन पर तनकीद भी बड़ी की, लेकिन जिसे फिर अल्लाह ने नाम देना हो उससे तो कोई पीछे नहीं रह सकता। आपको ऐसा क्या लगता है कि आतिफ में ऐसी कौन सी बात है जो हर किसी को पसंद आती है? बेसिकली उनका जो वोकल टेक्सचर है ना, वो बहुत ऑसम है, बहुत वो डिफरेंट है, वो किसी के पास नहीं, मुझे लगता है। बहुत अच्छा। ठीक है, तो कभी कोई चांस बना मुलाकात का? या जी, कभी एक दफ़ा हुई थी उनसे मेरी मुलाकात एक रेस्टोरेंट पे। अच्छा, तो बाय मिस्टेक ही मिले, बाई चांस ही उनसे मुलाकात हुई, तो काफ़ी देर हमारी मतलब डिस्कशन भी हुई, पर ज़्यादा लंबी नहीं। फिर उनको कुछ इवेंट्स वगैरह थे तो वो चले गए। बाकी मैं उधर उनसे तभी रेस्टोरेंट पे मुलाकात हुई। तो क्या गोल अपनी लाइफ में अहमद सेट किया हुआ है? आतिफ के लेवल तक जाना है, उससे भी आगे जाना है? नहीं, उन तक तो जाना है इंशाल्लाह। उन तक जाना है, हाँ जी। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत फिर वही है कि इंसान को करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो आपके जो टीचर हैं वो किस तरह से सिखा रहे हैं? जो नए बच्चे हैं जो सिंगिंग की तरफ आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, वो जो मेरे सर हैं वो तो मुझे आज अभी तो मैं म्यूज़िक थ्योरी ऑलमोस्ट सीख चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं प्रोडक्शन की तरफ आ गया, म्यूज़िक प्रोडक्शन की तरफ। ठीक है, तो अभी तो उनसे यही सीख रहा हूँ, प्रोडक्शन की तरफ ही हुआ हूँ। बाकी इंशाल्लाह इनकमिंग म्यूजिक प्रोड्यूसर ही बनूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, हमने देखा कि अक्रॉस द बॉर्डर हमारे गाने बड़े पसंद किए जाते हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा असर आ जाता है हमारे सिंगर्स को, लोग पागलों की तरह चाहते हैं। आपको क्या लगता है हमारा म्यूज़िक उनसे कितना बेटर है और कैसे है? जी, हमारा म्यूजिक पहले बेटर था उनसे। ठीक है, अभी थोड़ा सा डाउन हो चुका हुआ है। ठीक है, बाकी उम्मीद है कि आने वाले जो आर्टिस्ट हैं वो इंशाल्लाह क्रॉस करेंगे हमारे आउट ऑफ बॉर्डर को। अच्छा, वो ठीक आगे है। और क्रॉस द बॉर्डर कौन पसंद है आपको? अरिजीत सिंह पसंद है। ठीक है, तो कोई ऐसा इंट्रैक्शन हुआ कभी किसी से क्रॉस द बॉर्डर? आपके हमने सुना है कुछ चर्चे वहां पर भी हैं, जो क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसने बाउंड्रीज को ख़त्म कर दिया है। आपकी कोई ना कोई वीडियो वायरल हो जाती है, कोई ना कोई जैमिंग सेशन वायरल हो जाता है जो दूसरे मुल्क में पहुंच जाता है। ऐसा कभी हुआ? वहां से कभी कोई मैसेजेस आए हों? जी, बेसिकली मेरे उधर एक आर्टिस्ट हैं, उनका नाम था अहमद, इस तरह का कुछ ही नाम था उनका, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है। उनके साथ मेरी हुई थी, उन्होंने कोलैब करना चाहा था, तो वो चाह रहे थे कि हम कोलैब करें, बट वो कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि हमारा कोलैबोरेशन नहीं हो सका। बाकी एक मेरे टीम मेंबर ही हैं, उनका है लिंक उधर, उनके साथ मूवी भी कर चुके हैं वो आउट ऑफ बॉर्डर, तो वो अभी उनके साथ थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है आउट ऑफ बॉर्डर। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे जाके इंशाल्लाह। अच्छा, तो अभी अपना भी कोई गाना अभी तक? जी बिल्कुल, एक इसी वीक में या इस मंथ में इंशाल्लाह रिलीज होगा। ठीक है, बहुत प्यारा गाना है, नादान। यानी कि फिर वो हम अभी नहीं सुन सकते, हमें वो रिलीज का वेट करना पड़ेगा? नहीं, मैं उसके 2-3 लाइंस में उसकी सुना देता हूँ, उसका नोट बिग डील। जरूर जरूर। तेरी मेरी कहानी में राजा और रानी में प्यासे और पानी में अलग बात है, दिल के नजारों में फिर से बहारें हैं, कहते हैं सब हम जब होते साथ हैं। कैसी ये कहानी है, रुकनी ना रवानी है, बिन तेरे परेशान है, दिल बेचारा नादान है, दिल बेचारा नादान है। ये उसकी स्टार्टिंग लाइन है। ठीक है, इंशाल्लाह रिलीज बहुत खूब। वो जब रिलीज आप गाना करेंगे तो इंशाल्लाह तब भी हम आपको ज़रूर बुलाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान में अभी आप किस तरह से देख रहे हैं म्यूज़िक का स्कोप? प्लेटफॉर्म्स अगर हम डिस्कस कर लें कि जैसे आप जैसे सिंगर्स आ रहे हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म्स किस तरह के अवेलेबल हैं,
बहुत से ऐसे सीजन्स हैं जो सिंगिंग के फिर देखते हैं, फिर ज़्यादातर जो फोकस है मेरा ख्याल है वो OSTs जो हैं वो बड़े फेमस हो जाते हैं ड्रामास की वजह से। जी बिल्कुल, हमारे जो लाहौर में, हमारे पाकिस्तान में जो चल रहा है इस टाइम, जो बहुत ज़्यादा एज मिला हुआ है म्यूजिशियन को, आर्टिस्ट को, वो हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन है अलहमरा, जिसे हमारे कह लें आर्टिस्ट के लिए नेमत है। नेमत है, ठीक है। उसके अलावा एक हमारी यूनिवर्सिटी में ही एक इवेंट है, ठीक है, वो टाकरा के नाम से, जो हमारे छोटे आर्टिस्ट को वो सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। उनका एक बिग सरप्राइज भी उनके लिए, और उसके अलावा आगे इन फ्यूचर उनके साथ सपोर्ट भी करेंगे हमारी यूनिवर्सिटी में। ठीक है। अच्छा, जो फ्रेंड सर्कल है आपका वो किस तरह का? वो भी सारे सिंगर्स ही हैं? सारे म्यूजिशियन ही हैं। तो मतलब फिर तो कोई रेस है ही नहीं ना, फिर तो वो सवाल ही खत्म हो गया कि कोई आपसे इंस्पायर है, कोई दोस्त होते हैं, क्योंकि जो सिंगर्स नहीं होते या म्यूजिशियन नहीं होते तो आप जब भी किसी ऐसी गैदरिंग में बैठते हैं तो फरमाइशों का जो सिलसिला वो शुरू हो जाता है। तो फिर फैमिली में होता होगा? फैमिली में बिल्कुल होता है। तो बाबा अक्सर मुझे बिठा लेते होते हैं, तो वो कहते हैं कुछ सुनाओ। अच्छा। तो लाइक उन्होंने शोज वगैरह लगा लेते हैं मेरे, कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं कि आज क्या बनाया, आज क्या किया, आज कुछ न्यू बनाया या कुछ सुनाओ मुझे, इस तरह अक्सर बाबा। फैमिली का सपोर्टिव होना आप क्या समझते हैं, कितना ज्यादा जरूरी है? एक अच्छा आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट के लिए फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। एक अकेला बंदा घर से बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है कि उसे कोई सपोर्ट ही नहीं होता, वो एक मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। मैं घर का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और स्टडीज को भी फोकस कर रहे हैं? कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको होता है कि यार फिर अपने पैशन को देखते हैं, सिंगिंग को देखते हैं, स्टडीज को वो कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं। मैं स्टडीज कर रहा हूँ, अभी तो BSc कंप्लीट किया, उसके बाद एक कॉलेज में एक कोर्स कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग का, बाकी इंशाल्लाह आगे उसको। चलें ज़बरदस्त। अब जाते जाते हमें कोई अच्छा सा गाना सुना दें। हाँ जी प्लीज़। वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया, मेरे नादान दिल, वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया, मेरे नादान दिल, दो नैनों के बेचीदा सोगलिया रे, इनमें खोकर तू मिलता है कहाँ, तुझको अंबर से पिंजरे ज्यादा प्यारे, उड़ जा कहने से सुनता भी तू है कहाँ, गल सुन ले आ, गल सुन ले आ, वे कमलिया, मेरे नादान दिल, वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया, मेरे नादान दिल। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया अहमद तारिक हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और नाज़रीन, उम्मीद हम ये करते हैं कि जो इस तरह का हमारा टैलेंट है उसे सपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नो डाउट अहमद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लाइव परफॉर्मेंस भी हमने उनकी देखी है। सिंगिंग की तरफ जितने भी ऐसे यंगस्टर्स हैं जो आ रहे हैं, अहमद उनके लिए भी एक मोटिवेशन है जिस तरह से वो अपने सिंगिंग करियर पर काम कर रहे हैं। और हमें चाहिए कि इस तरह के टैलेंट को हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस तरह से मौजूद हैं, हम बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्वालिफाइड नहीं होते या ट्रेंड नहीं होते, हम उन्हें सपोर्ट करते रहते हैं, उनकी वीडियोस को पसंद करते रहते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस तरह का जो टैलेंट है उसको भी लाजमी तौर पर सपोर्ट करें। अहमद तारिक बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें सीज़न के हवाले से, जिसका प्लेयर्स ड्राफ्ट लाहौर के हुजूरी बाग में मुकम्मल हुआ, जिसमें फ्रेंचाइजर्स ने अपनी अपनी टीमों के लिए बेहतरीन क्रिकेटर्स को मुंतखब कर लिया है। इस ड्राफ्ट में दुनिया भर के बड़े क्रिकेटर्स, जिनमें ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर हैं, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन और दीगर नुमाया खिलाड़ी भी शामिल थे जो मुख्तलिफ टीमों का हिस्सा बन चुके हैं। ताहम इस ड्राफ्ट में यह भी देखने में आया कि कुछ ऐसे मारूफ खिलाड़ी भी रहे जिन्हें किसी भी टीम ने नहीं खरीदा। इन खिलाड़ियों में सरफराज अहमद हैं, टिम साउदी हैं, जेसन रॉय हैं, मुजीबुर रहमान और शकीब उल हसन जैसे नाम शामिल हैं। खुसूसी तौर पर अगर हम बात करें सरफराज अहमद की, जिन्होंने 2016 में PSL के इब्तदाई एडिशन में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, इस मरतबा प्लेयर्स ड्राफ्ट में शामिल होने के बावजूद वो किसी टीम की नज़र में नहीं आ सके हैं, किसी भी टीम में वो शामिल नहीं
नहीं है, विच इज़ अनफॉर्चुनेट फॉर हिम। ताहम कोयटा ग्लैडिएटर्स के मालिक नदीम उमर ने सरफराज अहमद को अहमियत देते हुए उन्हें टीम का कोच मुकर्रर किया है। इस फैसले के जरिए जाहिर होता है कि सरफराज अहमद की कायदाना सलाहियतें अब भी PSL में अहमियत रखती हैं, हालांकि उन्हें बतौर खिलाड़ी मुंतखब नहीं किया गया। PSL के इस ड्राफ्ट की कामयाबी को देखते हुए ये सवालात जन्म लेते हैं कि कौन से अवामिल और वजूहात ऐसी हैं जिनके बाइस बास खिलाड़ियों को मुंतखब नहीं किया गया, और क्या सरफराज अहमद जैसे खिलाड़ी की कोचिंग की सलाहियतों को टीम की कामयाबी में मौसर किरदार अदा करने का मौका मिलेगा। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि PSL 10 के प्लेयर ड्राफ्ट में सरफराज अहमद जैसे बड़े नाम को मुंतखब नहीं किया गया। अब इसकी बुनियादी वजूहात क्या हो सकती हैं, ये तो जो टीम ऑनर्स हैं वो बेहतर जानते होंगे। अहमद शहजाद भी किसी भी टीम का हिस्सा नहीं बन सके हैं, और इसी तरह सरफराज अहमद को कोयटा ग्लैडिएटर्स के कोच के तौर पर मुंतखब करने के पीछे फ्रेंचाइजर्स का क्या मकसद हो सकता है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि सरफराज अहमद की कोचिंग में किस तरह से उनकी जो टीम है वो परफॉर्म करती हुई हमें दिखाई देगी। इस तरह हम देख रहे हैं कि फ्रेंचाइजर्स ने इस बार खिलाड़ियों के इंतखाब में किस नौयत की हिकमत अपनी अपनाई है, ये भी ज़रा डिफरेंट है। और अब देखना यह है कि क्या ये मुमकिन है कि PSL में किसी खिलाड़ी का मुंतखब ना होना उसकी खेल की सलाहियतों पर भी एक सवालिया निशान है, या फिर एक स्ट्रेटेजिक फैसला ही है जो कि क्रिकेट में आमतौर पर किया जाता है। बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिसमें शकीबुल हसन भी हैं, जेसन रॉय भी हैं, मुजीबुर रहमान भी हैं, उनको भी मुंतखब नहीं किया गया। इसके पीछे उनकी परफॉर्मेंस है, या फिर मार्केटिंग के हवाले से बात कर ली जाए कि वो प्लेयर किस तरह इम्पैक्ट रखते हैं टीम में खेलने के लिए, टीम का नाम कितना बड़ा हो सकता है, या टीम की ज़रूरियात का असर किस तरह से पूरा हो सकता है। PSL के प्लेयर्स ड्राफ्ट में मुंतखब ना होने वाले खिलाड़ियों का जो मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल में खेल की समत उनकी है वो क्या हो सकती है। इसी तरह से PSL 10 में शामिल नए खिलाड़ी भी हैं, वो साबिक इन क्रिकेटर्स की कमी को पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ऐसा वो अच्छा परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे, ये देखना भी अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान सुपर लीग का जो 10वां एडिशन है वो अब शुरू होने जा रहा है, और ड्राफ्टिंग इस हवाले से हो चुकी है। यकीनी तौर पर PSL जब से शुरू हुआ है तो बहुत से ऐसे लोग हैं, हमने देखा इंटरनेशनली भी पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात करते दिखाई देते हैं कि IPL के जो स्टैंडर्ड्स हैं उससे PSL बहुत ज़्यादा बेहतर है, यहाँ पर अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अगर हम इंतज़ामात के हवाले से बात भी करें तो इंतज़ामात भी बहुत ज़्यादा बेहतर किए जा रहे हैं, ताकि जो शायकीन हैं उनको अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, उनके शहरों में उन्हें अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। वेन्यूज़ बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है, और इसकी के तनाजुर में जो चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी है वो भी साथ साथ इस वक्त जारी है, जहाँ कज़ाफ़ी स्टेडियम को मुकम्मल तरीके से रेनोवेट किया जा रहा है 35,000 शायकीन के लिए। वहाँ पर इंतज़ामात बंदोबस्त वहाँ पर किए जा रहे हैं, सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे मैयर्स वहाँ पर लिए गए हैं। रावलपिंडी में जब हम देख रहे हैं वहाँ पर जो सीट्स हैं वो नई नस्ब कर दी गई हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में जो क्रिकेट है वो दोबारा से हमें जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं और कुछ दिलचस्प वीडियोस आपके साथ शेयर करते हैं जो कि सोशल मीडिया की जीनत बनते हैं। फिर हमारी ये कोशिश होती है कि हम अपने नाज़रीन के साथ इनको ज़रूर शेयर करें। इंसानी तारीख में जैसे कि हम सब जानते हैं कि बंदर हमेशा से ही अपनी मुनफरिद और दिलचस्प हरकत की वजह से हमारे तजस्सुस का मरकज़ रहे हैं। उनकी जो जहानत भरे अमाल हैं, उनकी जो चालाकियां हैं, वो बारहा हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि इंसानों में और बंदरों में शायद इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि जिस तरह की हरकतें सोशल मीडिया पर जीनत बनती हैं वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हालिया दिनों में भारत के इलाके वाराणसी में पेश आने वाला ये वाक़या है जो इस बात को मज़ीद तक़वियत देता है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली ये वीडियो है जिसने दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया है। इस वीडियो में एक बंदर को एक घर की छत पर पतंग उड़ाते हुए देखा जा सकता है, जो कि यकीनी तौर पर बड़ा माहिराना काम है। वही पतंगबाजी जो इंसानी महारत, तवज्जो और तजर्बे की ज़रूरत होती है, बंदर उसे आसानी से कर रहा है। ना सिर्फ पतंग को हवा में बुलंद रखा हुआ है बल्कि उसे बड़ी चाबक दस्ती से कंट्रोल भी किया हुआ है। हमारी स्क्रीन पर भी आप इस वक्त की मनाजिर मुलाहिजा कर रहे हैं। बंदर छत पर मौजूद है, पतंग उड़ाने में मसरूफ है और ऐसा लग रहा है कि वो बरसों से ये काम कर रहा है। वीडियो में पस मंज़र से आने वाली आवाज़ों में इलाके के लोगों का शोर भी सुनाई देता है जो इस बंदर पर आवाज़ें कसते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस मंजर को देखकर हैरान हो रहे हैं, महसूस हो रहे हैं और सरप्राइज भी हो रहे हैं। और एक लम्हे के लिए ऐसा महसूस होता है जैसे बंदर इन लोगों की मौजूदगी से बिल्कुल बेफिक्र है, बेनियाज है, अपने मशगले में मुकम्मल तौर पर मगन है। अब किस इंसान को इसने पतंग उड़ाते हुए देखा, ये भी सोचने की बात है। सोशल मीडिया सारिफीन के जो तबसरे हैं वो इस वाक़े को मज़ीद दिलचस्प बना देते हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो बड़े क्रिएटिव हो चुके हैं। तो इस पर कमेंट करते हुए बहुत से लोगों ने कहा कि इंडिया बिगिनर्स के लिए नहीं है, यहाँ के तो बंदर भी पतंग उड़ा रहे हैं।
एक और सारिफ लिख रहे हैं कि अगर आसपास के लोग इतना शोर ना मचाते तो ये बंदर यकीनन 2-3 पतंगे काट ज़रूर देता। तो ये वाक़या महज एक तफरीही वीडियो से भी बढ़कर है और ये हमें बताता है कि जानवरों में फितरी तौर पर कितनी ज़्यादा सलाहियतें मौजूद हैं, समझबूझ उनमें कितनी ज़्यादा मौजूद होती है, जिन्हें हम भी अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। बंदर की हरकत सिर्फ हंसी मजाक का बाइस नहीं बनी, बल्कि ये सवाल भी उठाती है कि हम जानवरों को किस नज़र से देखते हैं। वाराणसी के इस बंदर ने हमें ना सिर्फ मुस्कुराने का मौका दिया है, बच्चों के लिए बड़ी ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट होती है। बच्चे जब इस तरह की वीडियोज़ देखते हैं तो वो ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि जानवर किस तरह से वो काम कर रहे हैं जो हम इंसान कर रहे होते हैं। बल्कि ये हमें ये भी सिखा रहे हैं कि कभी कभी गैर मुतवक्के जगहों से भी हम सबक हासिल कर सकते हैं, जो कि हमने इस वीडियो से हासिल किया है। और शायद हमें ज़िंदगी के हमारे जो बहुत से कॉम्प्लिकेटेड इशूज़ भी हैं उनके दरमियान रुककर इन छोटे मगर हैरत अंगेज़ लम्हात को सराहने की भी ज़रूरत है, इंजॉय करने की भी ज़रूरत है। और हाँ, अगली बार जब आप भी पतंग उड़ाने जाएं तो हो सकता है कि आपका मुकाबला भी किसी बंदर से ही हो रहा हो। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।